बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच। सईद बलोच साहब, इमरान दुश्मनी में जो जज लाए गए थे यहाँ पर, इमरान दुश्मनी में आप कह सकते हैं उसे, या क्या कह सकते हैं कि इमरान दुश्मनी बिल्कुल। ठीक है, इस वक्त सिस्टम को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? हाँ चलें ठीक है, इमरान से खतरा है। और उनकी दुश्मनी में जो जज लाए गए थे, उनके जो गिर्द गिरा है वो बड़ा तंग हो गया है। और ये कहानी चली थी, आपको पता है कि एक हफ्ता कबल या 5 रोज कबल, जब उन्होंने एक वकील को ये कहा था, मैंने हादी साहब उस वकील के शोहर को, खातून वकील ऐमान मुजारी एडवोकेट, उनको कहा था कि हादी साहब इनको समझाएं वरना मैंने पकड़ लिया ना। तो फिर उन्होंने हरासमेंट के हवाले से दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो अमला दरख्वास्त वसूल करने से इनकारी था। और फिर हरासमेंट के जो सरबराह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस हरासमेंट कमेटी जस्टिस सिमरन रफत इम्तियाज, उनके सेक्रेटरी ने वो दरख्वास्त वसूल किया। और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दरख्वास्त दायर की गई है। वो उनके गिर्द घेरा बड़ा तंग हुआ है, इस पर बात करेंगे। और फिर ये जो सईद बलोच साहब, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर बात की उन्होंने एक बार फिर उस पर। और फिर नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना, ये सिर्फ फकत बाहर जाना नहीं है, वहां पर मुलाकातें, वहां पर बातें, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क के अंदर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को नजरबंद किया गया था और उनकी नजरबंदी को खत्म करके बाहर भेजा गया। नजरबंद किसने किया था? वो उन्हें शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने नजरबंद किया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कुछ बातें कहने वाले थे। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब। देखिए, नवाज शरीफ साहब एक ऐसा चला हुआ कारतूस है जिसमें दोबारा छरे भी भरे जाते हैं, बारूद भी डाला जाता है, लेकिन वो हर बार ठुस कर जाता है। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की उनको रीलॉन्च किया जाए, बहुत बार कोशिश हुई। हर 2-3 हफ्ते बाद, महीने बाद एक खबर चला दी जाती, मियाँ साहब कोई बड़ा सियासी कदम उठाने वाले हैं, मियाँ साहब का जो लावा है ना वो पक रहा है और ये किसी भी वक्त आते फिजां फट सकता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी बातें दी गई। लेकिन हमने तो फिर ये देखा कि मियाँ साहब जब एक सोफे से उठ के दूसरे सोफे पर बैठते हैं ना, तो उनके जो तबलची हैं आसपास वाले, वो जैसे वो कवाल होते हैं ना, तो कवाल के पीछे भी वो सिर्फ तालियां बजाने वाले बैठे होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, हम नवा, जिनको हम नवा कहते हैं। तो ये जो मियाँ साहब के हम नवा है ना, ये भी तालियां बजाना शुरू कर देते थे। मियाँ साहब उधर से उठ के वहां बैठे हैं, वो कुछ करने लगे हैं, ओ कोई सियासी धमाका होने लगा, ओ मियाँ साहब प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है, मियाँ साहब जो है ना पता नहीं क्या कुछ करने वाले, ये भौंचाल आ जाएगा पाकिस्तान की सियासत में। होता कुछ भी नहीं था। वो क्या कहते हैं कि वो एक किसी ने कहा था ना मजाक में कि वो कब्ज था जिसे तुम इश्क समझ बैठे हो। तो मियाँ साहब को भी ना वो सियासी कब्ज होती है, ये समझते हैं वो इनकलाबी बन रहे हैं। अच्छा, तो मियाँ साहब अब इनकलाबी नहीं बने, वो तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, 2019 से राब्ते में है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग उन्हें इनकलाबी क्यों बना रहे हैं। बशारत राजा साहब, मैं आपको ना 2 जुमलों में बात करते हैं, उसके बाद ज्यादा हमारे जो है ना व्यूअर्स हैं वो बड़े समझदार हैं। बात ये है कि वो शख्स, वो सियासी रहनुमा जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक शुरू करे, और फिर उस वक्त के 2020 के जब ये पीडीएम तहरीक शुरू हुई, सितंबर 2020 से शुरू लेकर, और 14 दिसंबर 2020 को लाहौर में आखिरी नाकाम तरीन जलसा हुआ था। ये तकरीबन 3 महीने की, और टारगेट ये था कि 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले इमरान खान साहब का इस्तीफा हर सूरत लिया जाएगा। मुझे ये बताएं, जो बंदा अपने मुखालिफ फौज, उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के जो डीजीआई थे, उनके साथ मिलकर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक खड़ी करे, और फिर उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI से इजाजत लेकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट तकरीरें करे, और उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI के खिलाफ गुजरांवाला जलसा में उनको कौमी मुजरिम कहे, और फिर बाद में उन्हीं के साथ समझौता करके और उन्हीं से डीलें सारी करके उनको तौसीह भी दें, और फिर उनके साथ डीलें और राब्ते करके वो बैरून मुल्क भी चले जाएं, और फिर वहाँ से वो बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, और उनकी जो जमानत थी जो तिब्बी बुनियादों पर थी, वो जमानत भी मनसूख नहीं होती, और उनकी वो सपुत्री जो अपने बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए जिसको जमानत मरियम सफदर रहमान, वो 4 साल मुल्क में रहे, बाप उसका लंदन में बैठ के पेस्ट्रियां खा रहा हो, और बेटी को इस बात पर जमानत मिली हो कि इसने वालिद की तीमारदारी करनी है और वालिद लंदन में हो। तो मुझे बताएं
जब ये सारे सिनेरियो हो रहे थे और आपको अकोमोडेट किया जा रहा था, तो उस वक्त आपके उस वोट को इज्जत दो वाले बयानिए पर सुहागा फेरा जा रहा था। तो मियाँ साहब समझ जाते तो अच्छी बात थी, नहीं समझे जब आप इस्टेब्लिशमेंट की इजाजत मर्जी के साथ उनके साथ मिलकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक शुरू करते हैं ना, तो वो कामयाब नहीं होती। लेकिन आपकी बात पता है क्या कहा जा रहा है? आपकी बार ये कहा जा रहा है सईद बलोच साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ एक दिन गुफ्तगू की थी, हम विला कर रहे थे। ये कहा जा रहा है कि असल जो मामला है ना, वो 2 साल और 5 साल की मुद्दत। जी, मैं उसी तरफ आता हूँ, इसी वजह से गए वो उसी तरफ आता हूँ मैं। असल में ये जो तमहीद बांधने का मकसद है ना, वो सिर्फ यही था कि मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इस तरह नहीं चलती जैसे आप चलाते हैं। अब मुझे बताएं 2019 में, बल्कि 2017 के बाद से एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक चली, अब नून लीग की एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक नाकाम क्यों हुई है और इमरान खान की कामयाब क्यों हुई है? दो सियासी रहनुमा है ना, 5 से 6 साल के अरसे के दौरान ये सब कुछ हुआ। इमरान खान आज मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है। आज इमरान खान आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात करे, फौज के खिलाफ कोई बात करे, या ओवरऑल उनकी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात करे, अवाम इमरान खान की बात पर यकीन क्यों कर लेती है? अवाम नवाज शरीफ की बात पर यकीन क्यों नहीं करती? कहीं ना कहीं तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा गलत किया था ना, जिसकी वजह से उनका वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया, ये सिविल सुप्रीमेसी का बयानिया था, वो पिट गया था। वो गलती कहाँ थी? वो गलती यही थी कि आप जिनके खिलाफ तहरीक चला रहे थे, आप उन्हीं के साथ मिलकर, जिनके खिलाफ तहरीक चलानी है उन्हीं के साथ मिलकर उनके खिलाफ तहरीक चला रहे। तो ऐसे नहीं होता। दुनिया बेवकूफ नहीं है, अवाम बेवकूफ नहीं है। मियाँ साहब जब 4 साल लंदन की पेस्ट्रियां खा रहे थे, उस वक्त इमरान खान यहाँ पर सियासी शऊर बांट रहा था। और वो सियासी शऊर ये है कि अब तलत हुसैन जैसा बंदा भी अगर चला जाए ना आपके किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ 12वीं पास बच्चे भी आपको आगे आइन के आर्टिकल पढ़ाना और समझाना शुरू कर देते हैं कि आर्टिकल 19 ये है, 17 ये है, आर्टिकल 218 ये है, 222 ये है, 245 में ये कहा गया। तो मतलब कहने का ये है कि अवाम के अंदर सियासी शऊर आ चुका है। वो आर्टिकल जो शायद आइन की किताब का भी जज भी हमारे पूरी तरह नहीं पढ़ते, अब वो अवाम बैठ के पढ़ रही है अपने मोबाइलों के ऊपर। तो मियाँ साहब को पहले तो ये गलती, ये इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक कभी भी बूट के तस्मों के साथ लटक कर आप नहीं चला सकते। अभी पिछले दिनों खबर आई थी जब मियाँ साहब मरी में बैठे थे, तो एयरवाई न्यूज़ के वो सीनियर साफ़ी हैं हमारे दोस्त जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब, भट्ट साहब ने खबर दी थी कि बहुत जल्द मियाँ साहब एक हाइब्रिड एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चल सकते हैं। यानी कि वो बूट के तस्मों के साथ लटके होंगे और नारा लगा रहे होंगे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे नहीं होता। अब उसी वक्त इन्होंने ये खबर भी दी थी, ये खबर सामने आई थी कि 2 और 5 साल वाला जो है ना वो रोला चल रहा है। अगरचे ये खबर चलवाई गई, और ये खबर भी चलवाई गई कि जी जैसे 2 मौक़िफ़ है ना, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी तौसीक़ की ज़रूरत ही नहीं है, कानून मंजूर हो गया तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वाजा आसिफ ग्रुप है, वो ये कहते हैं नहीं जी ये चीज़ ऐसे होगी, ये आपको कोई नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, चीज़ें सेटल डाउन होंगी। फिर ये भी खबर चलवाई गई, बैरिस्टर अकील ने भी कहा, फिर मरी से कि जी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब से मुलाकात की और उन दोनों ने मियाँ साहब को कायल किया है कि फील्ड मार्शल साहब को तौसीक़ मिलनी चाहिए, और मियाँ साहब भी इस बात पर कायल हैं। और उन्होंने कहा कि अगले चंद हफ्तों के अंदर, चंद दिनों के अंदर ये नोटिफिकेशन हो सकता है। लेकिन साथ एक खबर ये भी किसी ने दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर इस तौसीक़ के नोटिफिकेशन से पहले मियाँ साहब लंदन चले गए इलाज की गर्ज से या किसी भी वजह से, तो इसका मतलब ये होगा कि मियाँ साहब एक बार फिर बूट के तस्मों के साथ लटक कर वो हाइब्रिड किस्म का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने के लिए आपने ट्वीट भी किया था और आपने बुरा भी किया था आज से कुछ दिन पहले कि मियाँ साहब लंदन जाने वाले हैं। ये जब 7 सितंबर को ये गए ना लाहौर के अस्पताल में पट्टे का वो चेकअप करवाने के लिए, मैंने उसी दिन कहा था कि मियाँ साहब बैरून मुल्क जाएंगे। और ये इब्तदा है कि मियाँ साहब की तबीयत नासाज है और वहाँ इनके जाती मौलिद से इनका इलाज होना लाजिम है। और आज वो गैर मुल्की एयरलाइन कंपनी उसके साथ गुफ्तगू भी करेंगे ना, बातें भी करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब वो जो आपने बात की ना कि 2 साल या 5 साल, ये असल तनाजा है। मियाँ साहब के मियाँ साहब कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में जब बात करता हूँ वो रिकॉर्ड होती है, यहाँ पर वो सारा कुछ होता है, मैं इसलिए यहाँ पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। देखिए मरी में जो मुलाकात हुई है उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम के अलावा जो दीगर लोग हैं उनके तो नाम भी कोई नहीं बता सकता कि वो कौन कौन मुझे लेकिन जिनके साथ बैठ के जो आप बैठ के मुलाकात कर रहे हैं फिर पीछे कुछ नहीं रहता। मेरा जो सोर्स था ना उससे पता है मुझे क्या बताया था, वहां पर जो सारा मामला डिस्कस हो रहा था ना, असल में बात बिगड़ी थी वहां पर।
और मुझे ये बताया गया कि वहां पर एक सर्व करने वाली खातून थी, वो सारा मामला वहां से लेकर पिंडी पहुंचाया गया। अब उस सर्व करने वाली खातून के थ्रू पहुंचाया गया। शायद मियां साहब इस वजह से डर गए होंगे। देखिए, मियाँ साहब को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जासूसी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको याद है 2014-15 में आए थे सज्जन जिंदाल, जब वो मरी में लेकर गए थे। वो मरी में लेकर जब गए थे ना, तो उस वक्त भी ये खबरें सामने आई थी कि मरी ले जाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो जो इनके पास पता नहीं वो इंफ्रारेड, ये पता नहीं कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जिससे आप 500 मीटर दूर से बैठ के भी किसी की गुफ्तगू सुन सकते हैं। तो वो मरी में वो वहां पर वो आलात पहुंच नहीं सकते थे, तो इसलिए मियाँ साहब उनको लेकर वहां गए थे ताकि वहां सुकून से तसल्ली से बैठकर बात करें। और फिर उसी के बाद मियाँ साहब और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वाला बयान। अच्छा, एक और बात है सही तो ये जो लंदन गए हैं ना, रोला वही है 2 साल या 5 साल। एक जो मौकिफ है उसमें ये चल रहा है कि भाई मियाँ साहब ने ये भी इंदिया दिया है कि भाई आप 3 साल पूरे कर चुके हैं, 2 साल और लें और उसके बाद असल तनाज़ा ये है। जबकि दूसरी जानिब से ख्वाहिश का इजहार ये किया जा रहा है कि भाई 2025 है, अब यहाँ से 5 साल आगे करें और फिर चूंकि जो कानून बना उसके मुताबिक 5 साल मजीद उसमें रीअपॉइंट हो सकते हैं या उसमें कंटिन्यूटी हो सकती है। तो प्लान जो है वो 2035 तक है। यानी इमरान खान साहब को जिस काम से मफरूजे की बुनियाद पर रोकने की कोशिश की गई, वही सारे काम इस वक्त खुद करने की कोशिश हो रही है। मोहम्मद मालिक साहब गलबन उस वक्त उसमें हम न्यूज़ में थे और खुरम दस्तगीर साहब उनके प्रोग्राम में आए थे। ये 2023 की बात है शायद। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि आप इमरान खान के खिलाफ आपने तहरीक अदम एतमाद क्यों आप लेकर आए। तो उन्होंने कहा हमें ये बताया गया था, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब ने और इन सब ने मुस्लिम लीग नून को डराया था, पीपल्स पार्टी को डराया था 2021-22 में। और आपको याद होगा कि जब ये तहरीक अदम एतमाद वाली शुरू हुई थी तो इसका आगाज हुआ था यहाँ लेजेंड होटल के अंदर एक वकला कन्वेंशन करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के जेर एहतमाम आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। वहां से सियासी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ क्योंकि पीडीएम बिखर चुकी थी, पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी थी और कोई इनका एक का मुंह इस तरफ था तो दूसरे का इधर तो तीसरे का उधर। इन सबको इकट्ठा दोबारा किया गया और इन्हीं काले कोट वालों ने किरदार अदा किया जिन्होंने हमारे खिलाफ JIT बनाई और हमें नोटिस जारी करवाया। तो ये प्रोसेस उस वक्त से चल रहा था। तो उन्होंने कहा जी हमें ये डराया गया, हमें ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने लगे हैं, वो आर्मी चीफ बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने आपका बक्कू ठपना है और कम अज कम 2032, 2033, 2035 तक वो लेके जाएंगे क्योंकि 2023 में खत्म होती 23 से लेकर 28 तक और 28 से लेकर 33 तक, यानी 2018 से 33 तक उन्होंने कहा इमरान खान अपना प्लान बनाकर बैठे हैं। ये सारी वो अफवाहें थी जो बाजवा साहब के जरिए जहां तक इन तक पहुंचाई गई थी। और अब देखें कि इमरान खान की हुकूमत इसी बुनियाद पर गिराई गई थी कि ये 2033 तक इसको टाइम ना मिले। अब खुद वही काम बैठकर अपने हाथों से करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगे तो मियाँ साहब का मेरा आखिरी बात करते हैं कि मियाँ साहब का अगर लंदन गए हैं, अगले चंद दिनों में अगर आपको एक बार फिर मियाँ साहब के अंदर एंटी स्टैब्लिशमेंट उबाल आता हुआ नजर आए तो इसका मतलब ये है कि एक तो मियाँ साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट हाइब्रिड एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बूट के तस्मों के साथ लटक कर वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे। और दूसरा ये होगा कि मियाँ साहब चाहते हैं कि भाई नहीं 3 साल आपने गुजार लिए हैं, 2 मजीद लें और उसके बाद आप 27 में घर जाए। यानी मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि 2027 तक का जो अगला इलेक्शन है उससे पहले हमारा सारा जो बंदोबस्त है वो आप करवा के उसके चले जाए। आगे बढ़ते हैं सईद बलोच साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कौन चला रहा है? देखिए, PTI का सोशल मीडिया चला रहा है उनकी आवाम, उनके कारकुनान। ये ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक होने की वजह से ये बचा हुआ है। अगर ये किसी एक जगह होता या इसी वजह से जो वो इमरान खान साहब के मुखालिफ दानिशवर हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो एक मुकम्मल स्टैब्लिशमेंट है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। देखें, आज़ाद जब होती हैं ना चीज़ें तो वो इसी तरह होती हैं। आप जब नेपाल में देख लें, बांग्लादेश में देखें, यूथ इसी तरह चलती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती। तो यहाँ असल में हमारे यहाँ चूँकि एक आदत ये है कि हर चीज़ को अपने काबू में रख के चलो। और अमूमन ये होता है ना कि जब औलाद जवान होती है ना, हमारे यहाँ ये भी अलमिया अंग्रेज़ इस बात में बड़े हसास हैं कि वो जब बच्चा बालिग होता है ना तो उसको उसकी जिम्मेदारियाँ उसके हवाले कर देते हैं। उसे कहते हैं भाई अब तुम अपनी ज़िंदगी जीने उसके अहम फैसले करने के लिए तुम बाइख्तियार हो क्योंकि अब तुम बालिग हो गए, 18 साल उम्र हो गई है तुम्हारी।
पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये होता है कि वालिदैन ये चाहते हैं, या जो हमारे बड़े होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि मरते दम तक बच्चों के हवाले से सारे अहम फैसले वो खुद करें। ऐसा तो जब आप चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा होती है, और वो रेजिस्टेंस बाज़ औक़ात बड़ी खौफनाक शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। तो आपने पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की। अब वो नौजवान जो हैं वो आपके काबू में आते नहीं हैं। अब वो इमरान खान को भी खरी खरी सुना देते हैं। इमरान खान ने कितने फैसले अपने सोशल मीडिया के दबाव की बिल्कुल वजह से ऐसा ही है। क्योंकि सोशल मीडिया आप उनके आवाम कारकुन है, अवाम है, और वो इमरान खान के या पार्टी के किसी फैसले को तस्लीम नहीं करते, तो वो अपना दबाव डाल के उसको तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं, और वो तब्दील हुए हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने हमेशा अपने सोशल मीडिया की सताइश की है। और आप देखें कि ये सोशल मीडिया ही था जिन्होंने आम इंतखाबात से पहले कभी वो गिटहब के ऊपर डाटा डालते थे, और एक एक हलके के बारे में उन्होंने उम्मीदवारों के नाम लिखे, उसका इंतखाबी निशान, और इवन कि जब आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर डालते थे तो वो आपको आपका पोलिंग स्टेशन भी बता देते थे। तो ये सब ने किसने किया? ये उन वॉलंटियर नौजवानों ने किया था जो पीटीआई का और बयानिया लेकर चल रहे थे। इस सब कॉन्टिनेंट में बरसीर की तारीख में ये एक वाहिद ऐसा इनकलाबी किस्म की ये इंतखाबी मुहिम थी जो आज तक नहीं हुई थी। सर, आपकी पीटीआई की इसी इंतखाबी मुहिम को आप अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम में कॉपी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वही पैटर्न, वही चीजें से लेकर साथ चले। सो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को लात मार दी, यूट्यूबर्स को साथ बिठाया, और जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी थे उनको साथ लेकर इंटरव्यूज भी दिए, उनके चैनल भी उन्होंने चलवाए, और अपना बयानिया भी वो लेकर चले। तो इसलिए ये तो एक अभी तो चूंकि हालात कुछ ऐसे हैं, अनकरीब आप देखेंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इमरान खान और ये जो पीटीआई की मौजूदा तहरीक है, इसमें उन्होंने अपना बयानिया बनाया कैसे, संभाला कैसे, आगे चलाया कैसे, फिर इंतखाबात के दिन उन्होंने कैसे अपने कारकुनों को तैयार किया, वोट उन्होंने 50-50, 60-60 उम्मीदवारों में से नाम ढूंढ के, निशान ढूंढ के उन्होंने ठप्पे कैसे लगाए। इसके ऊपर तो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट की इसके ऊपर रिसर्चेज होंगी, तहकीक होगी, मकाले लिखे जाएंगे। और ये दुनिया में अनोखा वाकया है, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत कम हमें देखने को मिली है कि सोशल मीडिया किसी सियासी जमात ने भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया। अब जो सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं आ रहा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा बयानिया पूरा जोर लगा लिया। अभी मई के महीने में आपकी वजारत दिफा के मतहत एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया सेल बना है, वजारत दिफा के मतहत। गालबन ये जो ECC है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल, उसकी जानिब से कुछ 2 अरब और समथिंग रुपए ISPR के अपग्रेडेशन के लिए रखे गए थे। और उस फंड्स के कुछ अरसे के बाद ये खबर आई कि वजारत दिफा के मतहत एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया सेल बना है, और ये सेल एक नहीं है, इस जैसे मुतद्दिद होंगे जो पूरे पाकिस्तान में होंगे। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बज़ाहिर अब सोशल मीडिया पर फोकस इसी वजह से कर रही है, क्योंकि फ्यूचर सारा यही है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कोई देखता नहीं है, आपका हर शहरी इस वक्त एक सहाफ़ी बन चुका है। अब देख लें जितने भी हालात वाक़यात हैं उसमें जो रिपोर्टिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है? वैसे आज सोशल मीडिया के हवाले से मेरी जज साहब से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने इससे ये बात करके हम अगली स्टोरी पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने कहा कि वो एक वक्त था कि जब चादर और चारदीवारी और कमरों के अंदर बैठकर जब जजेस और जर्नैलों का लोग नाम लेते थे तो माएँ बच्चों को कहते थे खामोश हो जाएं, इस पर बात नहीं करनी। मैंने कहा कि सर आज चौक चौराहों, गली, होटलों, ढाबों, थड़ों पर बैठकर लोग जजेस और जर्नैलों को जो है जो बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ, वो कभी आप सुने। मैं ये ऑनरेबल जज, वहाँ पर हमारे और दोस्त भी खड़े थे, तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा आगे से, उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप मानते हैं कि लोगों को शऊर आया है? मैंने कहा बिल्कुल मैं मानता हूं कि लोगों को शऊर आया। और ये शऊर दिया किसने? उसको आपने जेल में डाला, बात चली ना फिर आगे, मुकदमा भी आप नहीं सुन रहे, बात चली ना आगे। मैंने कहा जी कि ये शऊर इस पाकिस्तानी कौम को 2 लोगों ने शऊर दिया है। वहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे नाज़रीन आपको बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पत्रकार मौजूद थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जज साहब का भी, और उन पत्रकारों का नाम अगर वक्त हुआ तो मैं ले लूँगा, मुनासिब हुआ किसी वक्त। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में, अच्छा मैंने पहले उन जज साहब से कुछ उस सरजमीन से मतलब कोई बातें, तो उन्होंने कहा मुझे तुम बहुत ऊपर लेकर जा रहे हो ना। मैंने कहा नहीं सर, ऊपर नहीं। फिर कहा कि मैं जब बात की ना तो फिर कहा कि हाँ मुझे पता था कि तुम ये बात करके तो ये करोगे। मैंने कहा इस पाकिस्तानी कौम को 2 लोगों ने शोर दिया है, एक भुट्टो ने दिया है और एक इमरान खान ने दिया है। भुट्टो ने जब शऊर दिया तो उससे पहले जो जागीरदार था वो अपने हारी से अस्तंजा करवाया करता था।
इतना जालिम किस्म का वो जागीरदार था। और ये उन्होंने भी इत्फाक किया इस बात से, वो मानते हैं इस बात को कि ये ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बात, चूंकि तो अच्छा एक और छोटी सी बात, अब ये जो गंडापुर साहब भी कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं। गंडापुर साहब सोशल मीडिया पर इसलिए तनकीद कर रहे हैं क्योंकि आज गंडापुर साहब जो अडियाला जेल आए बैठे हैं ना, ये सोशल मीडिया की तनकीद की वजह से। और सोशल मीडिया के हवाले से आप देखें, मुस्लिम लीग नून एक बात करती है, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया को बुरा भला कहती है। और अब अगर गंडापुर साहब ने भी सोशल मीडिया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो उसका मतलब ये है कि गंडापुर साहब भी अब उनकी लाइन पर चले गए हैं। तो यही वजह है चले वो काबू में आ नहीं रहे, तो इसलिए बुरे बन रहे हैं। साहब आगे बढ़ते हैं। ये जज की बात हो रही है, तो ये वो जज सब घेरे में आ चुके हैं और आप अक्सर कहते होते हैं कि उसे वापस जाना पड़ेगा। देखिए इम्कान तो पैदा हो चुके हैं। और थोड़ा सा वो स्टोरी आज ईमान मजारी ने जो किया है जी, उसमें वो थोड़ी सी चीजें बयान कर देना, क्या उन्होंने किया। जी, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो हरासगी से मुतल्लिक दरखास्त थी वो रजिस्ट्रार के पास लेकर गई, तो उन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो MIT इनका जो डिपार्टमेंट है वहां पर गई, उन्होंने भी दरखास्त लेने से हाथ खड़े कर दिए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक हैरेसमेंट कमेटी है, यानी जो प्रिवेंशन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है ना, कि दफ्तरी मकामात पर अगर किसी के साथ किसी किस्म की कोई हरासगी का अमल होता है, उनको हरासा किया जाता है जिस्मानी तौर पे, उसको जिनसी तौर पे या नफसियाती तौर पे, जहनी तौर पे, तो उसके खिलाफ आप शिकायत मुतलका कमेटी को दे सकती हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हरासगी कमेटी है, उसकी सरबराह हैं जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। तो वो उसके बाद दरखास्त उन्होंने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा को दी। अब उस दरखास्त के जो इस वक्त इस्तदा सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट है 2010 का, गालबन उसका सेक्शन 4 बनता है, उसके तहत यह कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ फाइंडिंग्स दी जाए, रिकमेंडेशंस दी जाए कि आप ईमान मजारी वाला जो वकूआ हुआ है उसकी तहकीकात करें और उस पर अपनी सिफारशात मुरतब करें, और वो सिफारशात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी जाएँ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा जाए कि इन सिफारशात की रोशनी में जो सरफराज डोगर साहब के ऊपर मिसकंडक्ट का या हैरेसमेंट का केस साबित हो रहा है, इसकी बुनियाद पर आप डोगर साहब के खिलाफ जुडिशल काउंसिल के फोरम से कार्रवाई करें। क्योंकि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ओहदेदार हो, यानी जज हो या कोई भी ऐसा ओहदेदार जो हल्फ उठाता हो आईनी ओहदेदारों में, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आज जो ऑडिटर जनरल फॉर पाकिस्तान ने हल्फ उठाया, इसके अलावा चेयरमैन नैब है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या मेंबरान इलेक्शन कमीशन है, ये सारे ओहदेदार, आईनी ओहदेदार जो हल्फ उठाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का फोरम आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो उसमें फिर वो ये कह रही हैं कि आप रिकमेंडेशंस दें कि जुडिशल काउंसिल को कि ये हमने मामला इंक्वायर किया, ये इल्जामात थे, ये इनके ऊपर साबित हो रहे हैं। तो अब चूंकि फोरम जज के खिलाफ कार्रवाई का जुडिशल काउंसिल है, तो इसलिए कंपिटेंट अथॉरिटी सरफराज डोगर साहब के खिलाफ कार्रवाई करे। तो डोगर साहब के खिलाफ घेरा तो तंग हो रहा है। अब देखना इसमें यह है कि क्या इस सारे प्रोसेस को आगे मुकम्मल किया भी जाता है, इसको मंतकी अंजाम तक। अच्छा एक बात है बलोच साहब, अगर डोगर साहब के जो लाने वाले हैं ना, वो उनको बचाने वाले भी, एक बात है कि अगर प्रोसेस अब आगे मुकम्मल ना हो, ना किया जाए, तो कम अज कम एक वो आइंदा इसकी मतलब इस तरह की बात। देखिए वो तो अब उन्होंने हादी साहब जो ईमान मजारी के शौहर हैं, हादी अली, अच्छा, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उन्होंने अपनी फैमिली के जरिए हमारे साथ राब्ते की कोशिश की, मामले को सुलझाने की, रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन उस पर अब दोनों मियाँ बीवी नहीं मान रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिस वक्त सरफराज डोगर साहब ये बात कर रहे थे ना, उसी वक्त हादी साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए था और वहीं पर डोगर साहब को टोकते और कहते कि जज साहब ये कैसी ज़बान आप मेरी अहलिया के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस अदालत के ऑफिसर हैं, जो वकील होता है ना वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो हमारे खिलाफ आप कैसे इस तरह का ज़बान और इस तरह का लेजा आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं पर अगर टोक देते तो जज साहब शायद थोड़ा सा पीछे चले जाते, लेकिन डोगर साहब भी शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे और उनको इस बात का गुस्सा था कि मुझे डिक्टेटर क्यों है। भाई आप अपने इक़दामात देख लें, वो एक डिक्टेटर वाले हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ईमान मजारी को कहें, वो आपसे माफ़ी मांग लेगी। लेकिन अगर आपका कंडक्ट इसी तरह है जैसे एक डिक्टेटर का होता है कि सारे इख्तियारात अपने पास रखें और जो आज़ाद मंच जजेस हैं उनको आप सिर्फ इसलिए साइड पे कर दें क्योंकि उन्होंने आपकी सीनियरिटी को या आपकी पार्टी को कबूल करने से इनकार किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में इंदिया दिया गया, क्या वो केस जो है ना, वो खत वाला मामला वो लगने वाला है। देखिए उसमें अगर लगा भी सही ना बशारत राजा साहब,
तो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में आपको पता है पिछले दिनों मंजूरी दी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक इजलास में, जिसमें जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तरामीम करने, उनको मीडिया के ऊपर बात करने, अपना जवाब देने समेत मुख्तलिफ तरामीम की जा चुकी हैं। तो जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, इनकी बुनियादी कोशिश ही यही है कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जाए, उसको बेहतर किया जाए, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो खत वाला मामला है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको खूब खाते डाल दिया जाए। तो अगर ये केस ये दाखिल दफ्तर करने वाली बात होगी, तो इसलिए अगर आने वाले दिनों में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो ये सिर्फ एक मकसद इसका होगा, और वो ये होगा कि इस केस को निपटाते हुए इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, खारिज की जाए दरखास्तें। उसकी वजह ये होगी कि कहा जाएगा कि देखें जी, जजेस ने जो राय मांगी थी, रहनुमाई मांगी थी, उसके मुताबिक जुडिशल काउंसिल के रूल्स में और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम कर दी गई हैं, तो इसलिए अब ये दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं, तो अदालत इन दरखास्तों को निपटाती है। मेरे ख्याल में ये इस तरफ जाएगा। इसके ऊपर ये जहन से ही निकाल दें कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेश रफ्त होगी, एस्टेब्लिशमेंट को या असास इदारों से कोई जवाब तलबी की जाएगी। मेरी राय में तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, और मैंने आपके सामने कुछ हकायक रखी हैं, बड़ी आम खबरें रखी हैं। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।